औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो जल्दी से आते हैं हम हमारे फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के पार्ट नंबर 2 पे, जिसमें हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। सो व्हाट आर द इलेक्ट्रोलाइट्स? बायोकेमिस्ट्री की बुक के पहले चैप्टर की जो पहली डेफिनेशन है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट्स? Electrolytes are substances which, when dissolved in water, break into ions and pass through semi-permeable membrane. ये तो सबको रटा हुआ है कि इसकी ये डेफिनेशन है। सो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि आयंस होते हैं या ग्रुप ऑफ आयंस जो कि फ्लूइड के अंदर सर्कुलेट करते हैं और फिर डिफरेंट जगहों पे जाके जो भी उनके स्पेसिफिक फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करते हैं। सो इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन क्या है? डिजॉल्व विच व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर ब्रेक इनटू आयंस एंड पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में एक चीज जहन में रख लें कि ये चार्ज्ड होते हैं, ये हमेशा चार्ज रहते हैं। ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि चार्ज्ड फॉर्म में रहते हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं टाइप्स कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो कितनी तरह के होते हैं चार्ज के लिहाज से। कैटायंस एंड एनायंस। ये मैंने डायग्राम इसीलिए बनाई है ताकि आपको समझा सकूं। कैटायंस वो वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो वाले होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है जो पॉजिटिवली चार्ज हुए होते हैं? क्योंकि उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें जिसके आयंस में प्रोटॉन्स, हमने पढ़ा था, हमने पहले ही लेक्चर में एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था। वो इसीलिए पढ़ा था कि हमें बेसिक्स पता होंगी तो हम ये सारी चीजें समझ सकेंगे। कैटायंस वो होते हैं, वो आयंस जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। एनायंस वो होते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं। कैसे? ये देखें, ये कैटायंस हैं, इनमें प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये चारों जो हैं ये कैटायंस होते हैं। और एनायंस वो होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जिसमें देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन्स कम है। अब हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए ये एनायंस जो है ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जिसमें शामिल है फॉस्फेट और क्लोराइड। हमारी बुक में ये चार जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में डिटेल्स थी, इसलिए मैंने ये आपके लिए एक बना दिया है एक टेबल। इस टेबल को आप माइंड में रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इसमें याद रखने वाली एक बेसिक चीज ये है कि सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये पॉजिटिव है, ये कैटायंस है। और क्लोराइड एक जो हमने पढ़ना है वो एनायन है। क्लियर है? अब हम इलेक्ट्रोलाइट्स की जनरल फंक्शंस की बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या काम करते हैं। रेगुलेशन ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। अब वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ? अगर जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, देखिए हमारी बॉडी में हमने सबसे पहले पढ़ा फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड हमारी बॉडी में मूव करता है, फ्लूइड की मूवमेंट होती है। अब उसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि चार्ज्ड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, चार्ज्ड आयंस हैं, ये भी मूव करते हैं। अब ये अगर बैलेंस्ड होंगे तो हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है वो भी बैलेंस रहेगा। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में एक डायग्राम देख के फ्लूइड में देखा था कि जहाँ पर ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी सॉल्यूट की तो पानी मूव करेगा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, जिसकी वजह से फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाएगा। तो बात का मकसद ये कि अगर हमारी बॉडी की जो फ्लूइड की रेगुलेशन के लिए हमारी बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। नंबर 2, एसिड बेस बैलेंस। हमारी बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो एसिड और बेस की बैलेंस में भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। नंबर 3, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। हमारे जो कैल्शियम और मैग्नीशियम ये वाले इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये हमारी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। लाइक कैसे? हम जो है वो मैट्रिक्स से ये मिसाल सुनते आ रहे हैं कि जब भी हम किसी गर्म चीज़ को या ठंडी चीज़ को हाथ लगाते हैं
तो या अमूमन गर्म चीज़ को जो ज़रूरत से ज़्यादा गर्म है, तो फ़ौरन ही क्या होता है कि हमारा हाथ जो है वो हम पीछे खींच लेते हैं। तो वो ये इलेक्ट्रोलाइट्स ही होते हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, उस सेंसरी टच को, सेंसरी इम्पल्स को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं और फिर ब्रेन आगे फर्दर प्रोसीड करता है तो हम हाथ पीछे कर लेते हैं। मतलब कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। और सिर्फ ये हाथ की मिसाल ही नहीं है, लाइक जैसे हमारे सामने ग्लास ऑफ वाटर है तो एक सेंसरी एक मैसेज जा रहा है नर्व इम्पल्सेस के जरिए कि मुझे पानी पीना है। उसके बाद ब्रेन एक मैसेज देता है मेरे हाथ के जरिए कि मुझे वो ग्लास उठाना है, ये मोटर रिस्पॉन्स होता है। तो उस सब में ये जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, इन सब एक्टिविटीज में ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनका बड़ा अहम रोल है। ये पढ़ने से पहले मुझे भी नहीं पता था। तो उसके बाद है मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में, अब मसल्स ये वाले मसल्स नहीं है, मतलब यहाँ पर जिन मसल्स की बात की गई, मसल्स वो जो हमारा हार्ट सर्कुलेट कर रहा है फ्रॉम बर्थ टू डेथ। हमारी बॉडी में जो हमारा ऑर्गन है, हमारा हार्ट, वो मुसलसल क्या करता है आप सबको पता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, रिलैक्सेशंस होती हैं। हम सो रहे हैं, उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हमारा हार्ट चलता ही रहता है। तो उसकी जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं उसमें जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स ही हैं जो उसको उसकी कॉन्ट्रैक्शन में उसको हेल्प आउट करते हैं। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, हमें अगर कोई इंजरी होती है, कोई चोट लगती है, खून निकलने लगता है, तो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स आते हैं, खून हमारा फौरन जम जाता है फ्लूइड, उस फ्लूइड में उस जगह पे। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स का वहाँ पर भी रोल है कि ये एज अ क्लॉटिंग फैक्टर भी काम करते हैं। आई एम रियली इम्प्रेस्ड टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोलाइट्स फंक्शन कि ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी में। उसके बाद हम जल्दी से इंशाल्लाह पढ़ेंगे इन 4 इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। हमारे बुक में ये 4 ही दिए हुए थे, इसीलिए मैंने इन 4 का मेंशन किया है। अगर कोई इनके अलावा भी पढ़ना चाहे तो मुझे बता दे। तो इसमें हम पढ़ेंगे सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम जो कि कैटायंस हैं, और क्लोराइड जो कि एनायन है। कैटायंस मीन पॉजिटिवली चार्ज और क्लोराइड मीन जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद हम उनकी नॉर्मल वैल्यूज पढ़ेंगे, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और वो है क्या, और उनकी कमी और ज्यादती से क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे। जब आपको पता चल जाएगा कि ये इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है, आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे कि इसकी कमी और ज्यादती से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। चलें जी, शुरू करते हैं सोडियम से। सोडियम को हम Na, ये पॉजिटिव इसलिए रखा है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका काम है फ्लूइड बैलेंस। फ्लूइड बैलेंस इस तरीके से भी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक बैलेंस है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर फ्लूइड के दरमियान बैलेंस रखना है। एक बैलेंस वो है जो बॉडी के इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड बैलेंस है कि जो सोडियम है वो हमारी बॉडी में जितना इनटेक उसका हुआ है, एक्सक्रीशन भी उसी हिसाब से हो रही होती है। तो ये सोडियम उसको बैलेंस आउट करता है। न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, जैसा कि हमने इनकी मेन फंक्शंस में पढ़ा, जनरल फंक्शंस में, कि नर्व इम्पल्सिस जो है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस वो कंडक्ट करते हैं। हम जो छूते हैं या हमें जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस हमारे ब्रेन तक जाती हैं, वो ये सोडियम ही है जो करता है। तो मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, अच्छा ये सोडियम ही है। सोडियम के बारे में, सोडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। सोडियम के बारे में आप एक ये चीज जहन में रख लें कि सोडियम लव्स वाटर, कि सोडियम जहाँ कहीं भी है वहाँ पानी जरूर होगा। इसकी मतलब आप ऐसे मिसाल लें कि जब हम कोई सॉल्टी चीज़ खाते हैं, हम खाना खाते हैं, तो हमारे अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन उस वक्त ज़्यादा होती है। तो हमें उस वक्त होता क्या है, अब सॉल्ट ज़्यादा हो गया बॉडी में, ठीक है, अभी मैंने कुछ सॉल्टी चीज़ खाई है, बॉडी में सॉल्ट ज़्यादा हो गया। अब वो एक थर्स्ट मैकेनिज्म जनरेट करता है जो कि हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में जाता है। वहाँ से हमें मैसेज मिलता है कि पानी, तो हमें क्योंकि उसको पानी की ज़रूरत होती है, उस ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि वो सॉल्यूट है वो उस वक्त जनरेट कर रहा होता है, हमारी बॉडी को उस वक्त पानी की ज़रूरत होती है ताकि ऑस्मोटिक प्रेशर, जो ऑस्मोटिक बैलेंस है, वो इक्वल हो जाए।
तो ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन रखने में सोडियम का बहुत अहम रोल है, ये याद रखिएगा। नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिशन टू कार्डियक मसल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कार्डियक जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं उनको नर्व इम्पल्सेस, उनकी कॉन्ट्रैक्शन में ये सोडियम बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो जैसे हमने इसके फंक्शंस पढ़ लिए, तो अब हम जान सकते हैं ये ग्रीन, जहाँ पर भी ग्रीन कलर से लिखे हुए ये सब हाइपो कम और हाइपर ज्यादा। उससे पहले हम इसकी नॉर्मल रेंज पढ़ लेते हैं। ये फिगर्स याद रखने वाले हैं। सोडियम की नॉर्मल रेंज है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। सो कोई भी कंडीशन, अगर हमें डेफिनेशन कोई पूछे कि व्हाट इज हाइपोनेट्रीमिया, हमें नॉर्मल वैल्यू पता है, हमने ये लिखना है कि जब ब्लड के अंदर, ह्यूमन बॉडी के ब्लड के अंदर सोडियम की मिकदार 135 से कम हो जाती है, दैट इज हाइपोनेट्रीमिया, चूंकि Na है नेट्रीमिया, और जब 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा हो जाती है, दैट इज हाइपरनेट्रीमिया, ठीक है। नॉर्मल रेंज आपको याद होगी, आपने लिख देना है कि जब उससे कम होगी नॉर्मल से तो वो हाइपो कंडीशन में है, और जब नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाएगी तो हाइपर कंडीशन में है। तो हाइपोनेट्रीमिया की, अच्छा, चारों तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स को पढ़ने से पहले इनके कॉजेस की एक कॉमन बात मैं आपको बता दूं। जहां कहीं भी हाइपो का वर्ड आएगा तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि इसकी कमी क्यों हुई है। वो कमी सूरत में हो सकती है, पहली बात जो कॉमन है इन सब में, कि हो सकता है वो इनटेक पेशेंट ने लिया ही ना हो, ठीक है, कि सोडियम के उसका जो इनटेक है वो बहुत कम लिया हो। दूसरी सूरत क्या हो सकती है उसकी कमी में, कि एक्सेसिव लॉस ऑफ दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वो किस सूरत में हो सकता है, वो गैस्ट्रिक लेवाज ज्यादा हो गया, कि गैस्ट्रिक जूसेस में भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, या वॉमिटिंग की सूरत में भी हो सकता है, वो मोशंस की सूरत में भी हो सकता है। ये जनरल जो है वो सिम्टम्स हैं कि जो सब में, कि वो हाइपो की सूरत में आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये रीजन होगी तो ये पेशेंट हाइपो में गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कंफ्यूजन। अब चूंकि हमने पढ़ा कि नर्व इम्पल्सेस में इसका अहम रोल है, तो कंफ्यूजन तो होगी कि जब सोडियम ही नहीं है, सोडियम ही कम है, जिसने इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को, नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करना था, तो ऑटोमेटिकली नर्वस डिसऑर्डर्स होंगे, रेस्टलेसनेस होगी, ड्रोजीनेस होगी, और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, और ब्लड प्रेशर भी लो होगा। जनरली एडिसन्स डिजीज में ऐसा होता है। उसके बाद है जी हाइपरनेट्रीमिया। अब हाइपरनेट्रीमिया कि सोडियम ज्यादा कैसे हो सकता है, तब भी आपके जहन में जनरल दो चार बातें आ जानी चाहिए, कुछ और लिखें ना लिखें, ये बातें जहन में बिठा लें कि अगर एक मिकदार ज्यादा हो गई है तो क्या वजह होगी। एक्सेसिव इनटेक कि उस चीज का, लाइक सोडियम है तो एक्सेसिव इनटेक ऑफ सॉल्टी फूड, कि हमने ज्यादा ले लिया जो है वो इनटेक सोडियम का। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि मोशन की सूरत में वाटर तो निकल गया, या वॉमिटिंग की सूरत में पानी का तो ज़या हो गया, लेकिन क्या हुआ कि सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, पानी कम रह गया लेकिन सोडियम ज़्यादा हो गया। दूसरी सूरत कि जब हम डायरेटिक मेडिसिन पेशेंट को किसी भी डिजीज में दे रहे होते हैं तो एक्सेसिव यूरिनेशन में क्या होगा, जो है वो पानी का ज़्यादा हो रहा होगा, और चूंकि पानी बॉडी में कम रह जाएगा और उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है सोडियम की वो ज़्यादा रह जाएगी, ठीक है। तो इसमें ब्लड प्रेशर हाई होगा, वीनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, और ब्रेन सेल डिहाइड्रेशन। अब ब्रेन सेल डिहाइड्रेशन की सब जब सिम्टम्स आप बुक में भी खोल के पढ़ेंगे ना, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। अब ब्रेन सेल्स की डिहाइड्रेशन कैसे होगी, जब बॉडी में सॉल्ट ज़्यादा हुआ, अब जो विद इन द बॉडी जो सोडियम था, अब उसको पानी तो चाहिए होता है, पानी तो वो क्या करेगा, वो ऑस्मोटिक जो हमारा सर्कल है उसकी वजह से जो सेल्स का वाटर है वो अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से वो सेल्स जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। बर्न की सूरत में भी, ये भी सब में एक कॉमन रीजन है कि अगर बर्न हो गया है, बर्न होने की वजह से फ्लूइड, तो आपने देखा है ना कि जब बर्न होता है तो वो बाजू का प्लाज्मा टाइप ऊजिंग हो रही होती है, तो वो आपका
आपका सॉरी पेशेंट का जो है वो फ्लूइड तो लॉस हो जाता है, लेकिन सोडियम की कंसंट्रेशन वहाँ पर ज़्यादा रह जाती है। ठीक है, आई होप जनरल इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्बैलेंस का, बैलेंस और इम्बैलेंस का कंसेप्ट आपको यहाँ तक ही समझ आ गया होगा। उसके बाद है पोटेशियम। बनाना में रिच होता है पोटेशियम। बनाना की नॉर्मल पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू है 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब ये ब्रैकेट इंतहाई छोटी है, इसका मतलब ये है कि ये अपनी नॉर्मल मिकदार में रहेगा तो ये नॉर्मल रहेगा, हमारे बॉडी के फंक्शंस नॉर्मल रहेंगे। ये इससे अप डाउन होगा तो प्रॉब्लम काज करेगा। सो पोटाशियम के फंक्शंस क्या है, ये वही न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस है। इट इज द मेजर कैटाइन ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड, कि ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड का मेजर कैटाइन है कि कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कैटाइन्स ज़्यादा होते हैं, तो ये वहाँ का मेजर कंपोनेंट है। सोडियम एंड पोटेशियम वर्क्स रेसिप्रोकली। मैकेनिज्म की बात की गई है, जो कि सोडियम पोटेशियम पंप की बात की गई है। वो कुछ इस तरह से है कि देखें, ये है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ICF और ECF। ठीक है, अब यहाँ बात की गई है कि पोटेशियम इज मेजर कैटाइन ऑफ ICF, मतलब कि विद इन द सेल पोटेशियम होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम है। तो सोडियम पोटेशियम पंप कुछ इस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें अगर दो सोडियम के मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोलाइट्स अगर इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जाएंगे तो दो पोटेशियम के इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बाहर आ जाएंगे। इस मैकेनिज्म को सोडियम पोटेशियम पंप कहा जाता है, इसीलिए इसको कहा गया है कि सोडियम एंड पोटेशियम वर्क्स रेसिप्रोकली। ठीक है, एसिड बेस रेगुलेशन में ये काम करते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेनेंस के, पंप की मेंटेनेंस में मतलब आपस में बैलेंस रखते हैं वो। ठीक है, और इसी तरह से पोटेशियम के जो है वो 3.5 से जो लो होगा ब्लड के अंदर लेवल, उसको हम कहेंगे हाइपोकैलिमिया। एडिसन्स डिजीज में जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। उसका काम क्या होता है, उसने ये सोडियम पोटेशियम को रीअब्जॉर्ब करना होता है। तो जब वही हार्मोन ही नहीं होगा तो जो है वो सोडियम और पोटेशियम एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा, वो एक्सक्रीट होता जाएगा, जिसकी वजह से उसकी कमी हो जाएगी, हाइपोकैलिमिया। हाइपरकैलिमिया में क्या है, मेंटल कंफ्यूजन, ब्रेडिकार्डिया, मसल वीकनेस। ECG चेंजेस में क्या होता है कि P वेव जो है वो बिल्कुल डिसअपेयर हो जाती है और T वेव जो है वो हाई हो जाती है। ये ज़रा याद रखने वाली बात है, इसको जहन में रखिएगा। उसके बाद है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारा एक कैटाइन है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट है और इसका मेन फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। ये सबको पता है कि हमारी जो बोन्स हैं ये कैल्शियम और मैग्नीशियम इनसे मिलके बनी होती हैं। एंड दिस इज द को फैक्टर फॉर एंजाइम्स। एंजाइम्स जितने भी आपस में केमिकल रिएक्शंस कर रहे होते हैं उसमें मैग्नीशियम भी उनका साथ देता है उनको वर्क करने में। और इसकी नॉर्मल वैल्यू है 1.3 to 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। हाइपोमैग्नीसीमिया, इसकी टर्मिनोलॉजीज जो है वो इतनी बुक में नहीं दी गई है, बट आप याद रखें हाइपो। अब वही बात मैं कहूँगी, जहाँ हाइपो की बात आएगी आपने जहन में सोचना है कि या जो है वो डिक्रीज इनटेक ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट, या फिर वो इलेक्ट्रोलाइट किसी भी फॉर्म में जो है वो लॉस हो गया है। वो वॉमिटिंग हो सकती है, वो डिहाइड्रेशन डायरिया के जरिए हो सकती है, या बर्न की सूरत में हो सकती है। जनरल इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कॉजेज हैं वो दीज आर सेम। हाइपोमैग्नीसीमिया में क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्टर्बेंसेस होंगे। चॉस्टिक साइन, चॉस्टिक साइन क्या है, जब आप पेशेंट की चीक को टच करते हैं तो उसकी चीक्स में एक मूवमेंट होती है जिसको चॉस्टिक साइन कहते हैं। तो जाहिर है इसका इन इलेक्ट्रोलाइट्स का काम ही नर्व इम्पल्सिस को
जो है वो कन्वे करना है, और जब वो नहीं कर पाएंगे तो हमें न्यूरोमस्कुलर जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो सब देखने में मिलेंगी। हाइपर मैग्नीसीमिया में क्या होगा, लो ब्लड प्रेशर, लो पल्स एंड लो रेस्पिरेशन। क्लोराइड, अब क्लोराइड के बारे में याद रखने वाली चीज़ जो है वो है कि दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। एंड दिस इज कंबाइंड विद सोडियम। इसकी प्रॉपर्टीज ये है, इसकी नॉर्मल वैल्यू है 96 से 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 96 से 106। एंड दिस इज कंबाइंड विद एंड सोडियम, जैसा कि सबको पता है सोडियम क्लोराइड। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ HCl। हमारी जो गैस्ट्रिक जूस में सबको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो क्लोरिक एसिड में जो क्लोराइड है वो उससे मिलके बनाता है। हाइपोक्लोरीमिया, वॉमिटिंग की सूरत में हो जाएगा कि जो है वो क्लोराइड वो एक्सेसिव वॉमिटिंग के जरिए बाहर आ गया है, तो क्लोराइड कम रह जाएगा। और हाइपर क्लोरीमिया इसी तरह से। तो जनरल आप सबको मुझे उम्मीद है ये याद रहेगा। आपने बस इनकी जो ये नॉर्मल वैल्यूज हैं ये याद रखनी है। सोडियम 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, पोटाशियम 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मैग्नीशियम 1.3 से 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और क्लोराइड 96 से 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये फिगर्स याद रखिएगा। इनसे कम वैल्यूज जब होगी हमारी बॉडी के ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट्स जब इस वैल्यू से कम होंगे तो वो हाइपो कंडीशन होगी, और जब इस नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा होंगे तो वो हाइपर कंडीशन में होगी। जनरल फंक्शंस आपको पता चल गए हैं। इसके बाद आप उनको उसकी कमी या ज़्यादती से होने वाले डिसऑर्डर्स को भी एक्सप्लेन कर पाएंगी। फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में हमने बैलेंस पढ़ा है। हमारी ज़िंदगी चाहे वो दीनी लिहाज से ले लें, चाहे साइंस, चाहे मेडिकल, सारी इस एक बैलेंस पे ही ख़त्म होती है। हर चीज़ में अगर हम अपने मामलात को एक बैलेंस में रखेंगे, चाहे वो कोई भी आप मिसाल ले लें, तो हम ठीक रहेंगे। अगर ख़र्चे की बात करें, ज़रूरत से ज़्यादा है तो इसराफ है, बिल्कुल ही कम है तो कंजूसी है। कोई भी चीज़, टेम्परेचर ज़्यादा है, फीवर कम है, हाइपोथर्मिया, वो भी क्रिटिकल। सो बैलेंस ऑफ एवरीथिंग इज गुड। थैंक यू सो मच।